नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आज आपसे बातचीत करूंगा। ट्रैक्टर परेड का किसान आंदोलन पर और भारत की राजनीति पर क्या असर होगा, इस विषय पर कई आयामों से बात करेंगे। एक आंदोलन के रूप में या एक आंदोलन के लक्षण क्या होते हैं? एक आंदोलन हमेशा एक लंबे समय में चलने वाली एक गतिविधि है। आंदोलन में हमेशा सामूहिक गतिविधियों की निरंतरता होती है और प्रत्येक आंदोलन राज्य के किसी कानून, राज्य की नीति या किसी व्यवहार या राज्य का विरोध करता है, उसमें परिवर्तन की मांग करता है। और यह विरोध हमेशा संगठित होता है, स्वैच्छिक, हम ये स्वतः स्फूर्त विरोध या असंगठित विरोध नहीं होता है। और चूंकि संगठित विरोध होता है तो उसमें नेतृत्व होता है, संरचना होती है, नीतियां होती हैं। तो एक आंदोलन में जो लक्षण होते हैं, एक लंबे समय तक चलने वाली गतिविधि, यह गतिविधि सामूहिक होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए। और इसमें राज्य के कानून, राज्य की नीतियों, राज्य के व्यवहार में या व्यवहार के प्रति विरोध व्यक्त किया जाएगा या राज्य का ही विरोध होगा। और यह विरोध संगठित होता है, यह कभी भी असंगठित नहीं होगा और स्वतः स्फूर्त नहीं होगा। इसलिए विरोध की एकाकी घटनाएं आंदोलन नहीं होती और हमेशा आंदोलनों में एक नेतृत्व होता है, एक संरचना होती है। अगर इस 4 बिंदुओं के पैमाने पर किसान आंदोलन को देखें, किसान आंदोलन 2020-21, तो यह लंबे समय से चल रहा है। पंजाब में सितंबर से ही किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध की चीजें शुरू कर दी थीं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान 25-26 नवंबर को आ गए थे और दिल्ली बॉर्डर पर 25-26 नवंबर को आ गए थे, तो लंबे समय वाली जो प्रवृत्ति है वह यहां पर पुष्ट होती है। इसके साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर हजारों किसान आए, सामूहिक गतिविधि थी। अकेला आदमी विरोध करने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर नहीं बैठा था। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो किसी ने विरोध शुरू किया होगा और वो विरोध दिल्ली के बॉर्डर पर आ गया। और ये विरोध राज्य के 3 कृषि कानूनों को लेकर है और इस विरोध में एक संगठित आवाज भी है, जिसको SKM या संयुक्त किसान मोर्चा कहेंगे, जो 40 से अधिक किसान संगठनों का एक गठबंधन है, एक अलायंस है। इस तरह से आंदोलन की जितनी प्रवृत्तियां आप जितने भी लक्षण आंदोलन में होते हैं वो सब लक्षण है। इसलिए ये विरोध नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक मूवमेंट है और ये रिवॉल्यूशन भी नहीं है। अभी इसने कोई मूलगामी या रेडिकल चेंज नहीं किया है। इसलिए जो है, इसको क्रांति न कहें, विरोध न कहें, ये एक आंदोलन है। पहले के आंदोलन राजनीतिक दलों के द्वारा लीड किए जाते थे, लेकिन जो नए किस्म के आंदोलन हैं वे गैर राजनीतिक हो रहे हैं। भारत में शाहीन-बाग का आंदोलन, शाहीन-बाग का मूवमेंट हो या उसके पहले लोकपाल मूवमेंट हो, बाद में भले उसमें लोग राजनीति में आए। तो कहा जाता है कि पुराने आंदोलनों की तुलना में जो नए आंदोलन हैं, उन नए आंदोलनों की विशिष्टता क्या है कि राजनीतिक दल जो होते हैं उन नए आंदोलनों को लीड नहीं करते हैं। और अगर वे राजनीतिक दल आहट को पा जाते हैं, जैसे सिंगुर में ममता दीदी ने जो किसानों का विरोध था, उस विरोध को उन्होंने भांप लिया था कि एक बहुत बड़ा मुद्दा या बहुत बड़ा इशू बनने की इसमें संभावना है, तो वहां पर आप देखेंगे कि सत्ता परिवर्तन भी होते हैं। तो इसलिए इस आंदोलन में जो एक बहुत खास बात है, नए किस्म के आंदोलनों में जो विशेषता होती है वो इसमें भी है, वह इसमें भी है। तो एक ये दोनों चीजें क्या है, आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात यहां पर यह है कि किसान आंदोलन का जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य भले ही 3 कृषि कानूनों पर रहा है, 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने से संबंधित रहा है, लेकिन कार्यक्रम को लेकर 26 जनवरी 2021 के ट्रैक्टर परेड से कार्यक्रम को लेकर एक मतभेद दिखाई पड़ रहा है।
कुछ लोग लाल किले पर झंडा फहराना चाह रहे थे, उन्होंने वैसा किया, और कुछ लोग उसमें रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड की मांग से ही क्या है, संतुष्ट थे। इसका मतलब कि किसान आंदोलन में लक्ष्यों और कार्यक्रमों को लेकर एक असंगति दिखाई पड़ने लगी है, खासतौर पर कार्यक्रम को लेकर एक असंगति दिखाई पड़ने लगी है। 26 जनवरी 2021 की घटना यह बात पुष्ट करती है कि कुछ लोगों को, जैसे जोगिंदर सिंह कक्का ने ये कहा कि भाई हम इसके लिए माफी मांगते हैं, इसका मतलब, और जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक हुआ, हम बताना चाहते थे, हम दिखाना चाहते थे। एक इसका चौथा आयाम है कि जिम्मेदारी किसकी है, इसको लेकर भी 3-4 व्याख्याएं आ रही हैं। कुछ लोगों का या किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी 2021 को जो ट्रैक्टर परेड में हिंसा हुई, उसमें जिम्मेदारी हमारे कुछ भटके हुए साथियों, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार तीनों की है। जैसे टिकैत साहब ने, राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस ने एक ही रास्ता दिया था, उसमें भी बैरिकेडिंग कर दी। तो यहां पर क्या है कि दिल्ली पुलिस की भी कुछ जिम्मेदारी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इस मूवमेंट को लिया गया, उसमें केंद्र सरकार ने जिस तरह का रुझान दिखाया, जिस तरह के तरीके दिखाए, उसके वजह से भी हुआ। तो किसान नेताओं का कुल मिलाकर कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उनके भटके हुए साथियों, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ जो राजनीतिक नेता हैं, जैसे शरद पवार ने पूरी तरह से केंद्र सरकार के लिए, जिस तरह से मूवमेंट को हैंडल किया गया, उसके लिए केंद्र सरकार, या कल की घटना के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, वो उसी की परिणति है। मूवमेंट को हैंडल करने के तरीके की यह परिणति है। आम आदमी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, ममता दीदी, इन लोगों ने केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया, अगर आप देखेंगे, मीडिया को अगर आप खोलेंगे, खास तौर पर टीवी, जो टेलीविजन मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप खोलेंगे तो सीधे तौर पर किसानों को जिम्मेदार क्या है, ठहरा रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की और इंटेलिजेंस की नाकामी है, ये एक प्रशासनिक चूक है, और इस तरह की प्रशासनिक चूक जो है ये नहीं होनी चाहिए थी, और सुरक्षा बलों को तैनात किया जाना चाहिए था। जो काम बाद में हुआ वो पहले क्या है, होना था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सच्चाई कहीं ना कहीं इन सभी बातों में है, लेकिन आंशिक सच्चाई है। दरअसल जो कुछ भी हुआ, जो हिंसा होती है, हिंसा कई बार क्या होती है, हिंसा कई बार स्वतः स्फूर्त होती है, कई बार सोच समझ कर होती है, कई बार क्या होता है कि जो संरचनात्मक, जो सतह में जो असमानता होती है, उसके रिएक्शन में भी हिंसा होती है। तो अगर किसी से पूछा जाए कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार दरअसल हम यहां पर कहेंगे कि खास तौर पर जो किसान संगठन से जो लोग जो कार्यक्रम को लेकर मतभेद रख रहे थे, वो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। उसके लिए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट के अधिकार में इसका कहीं भी शामिल नहीं कि आप हिंसा क्या कर सकते हैं, तो यहां पर यह है। लेकिन इसमें अगर हम दूरगामी कारणों की बात करें तो और लोग भी क्या है, जिम्मेदार हैं। यहां पर इस बात को आप बताएंगे। फिर बच्चों यहां पर एक अगला डायमेंशन है कि किसान आंदोलन के बारे में आप क्या अनुमान अब लगाएंगे, इस पूरे ट्रैक्टर परेड का क्या असर होगा। पहला विकल्प यह हो सकता है कि पहला अनुमान कि किसान आंदोलन भटक चुका है अपने रास्ते से अब, और भटक कर वो कमजोर हो गया है, ये दूसरा अनुमान हो सकता है। तीसरा कि वह समाप्त हो जाएगा, या उसे केंद्र सरकार जो है खत्म कर देगी कानून व्यवस्था के नाम पर, या वह उग्र और मजबूत होकर वापसी करेगा और 1 फरवरी को संसद मार्च के उस प्रोग्राम को की तरफ क्या जाएगा। इस तरह से 5 ऑप्शंस हैं जिन पर हम लोग क्या है सोच सकते हैं। पहला, किसान आंदोलन भटक गया है, इस बात में कोई शक नहीं है कि किसान आंदोलन में वैचारिक और कार्यक्रम दोनों तरह के भटकाव हैं। वैचारिक भटकाव भी है, कार्यक्रम का भी है, नेतृत्व को लेकर भी, नीतियों को लेकर भी एक भटकाव क्या है दिखाई पड़ता है। किसान आंदोलन कमजोर भी हुआ, और जो मोरल हाई ग्राउंड
देवेंद्र शर्मा जी के शब्दों को उधार लेकर कहूं कि जिस मोरल हाई ग्राउंड को लेकर किसान आंदोलन चला था कि वह शांतिपूर्ण है और ये इसके साथ ही वो केंद्र सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं करेंगे या लॉ एंड ऑर्डर के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ये सब चीजें क्या है हुई और 100 से अधिक किसानों ने कुर्बानी दी। तो यहां पर ये मोरल हाई ग्राउंड था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। इसको लेकर किसान नेता कहीं ना कहीं क्या है बैकफुट पर हैं। जैसे आप आज तक और तमाम जो चैनल्स हैं उनको खोल लेंगे तो ये कहेंगे कि किसान नहीं हो सकते हैं, किसान तो अन्नदाता होता है। तो एक थीम ये भी क्या है चल रही है। तो मीडिया का अपना अलग एक राग है, वो राग भी यहाँ पर है। तो कमजोर भी क्या है, अब यहाँ पर किसान आंदोलन के समाप्त होने, अपने आप अपनी कमियों की वजह से समाप्त होने या कानून व्यवस्था के सामने चुनौती के नाम पर जो लाल किले पर झंडा फहराने की घटना के नाम पर किसान आंदोलन को केंद्र सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था के सामने एक चुनौती बताकर खत्म करने के संदर्भ में भी क्या है एक विकल्प की लोग बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही हो सकता है कि यह और उग्र और मजबूत होकर क्या है आगे आए। ये क्या है, इसमें क्या है, यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि न तो ये समाप्त हो जाएगा, न ही केंद्र सरकार इसे ताकत के बल पर कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर खत्म कर पाएगी, और मुझे अभी तो फिलहाल ये भी लग रहा है कि ये उग्र या मजबूत भी नहीं हो पाएगा। उसका आगे विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। ये कमजोर हुआ है और अब देखना है कि समय के दौरान ये कैसे वास्तव में फिर से रीग्राउंड होता है या रीऑर्गेनाइज क्या है होता है। दरअसल ये भी कहा जा सकता है कि आंदोलनों की एक प्रकृति होती है जो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भी आप देखते हैं, गांधीवादी रणनीतियों के संदर्भ में भी देखते हैं कि ठहराव, आंदोलन, ठहराव। तो कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक, अनंत काल तक नहीं चल सकता है। आंदोलन करने वाले लोगों की क्षमताएं क्या होती हैं, सीमित होती हैं, और इस आंदोलन के लंबा चलने से ही इसके कमजोरी और इसके समाप्त होने की संभावनाएं क्या जुड़ी हुई हैं। इसलिए आपने पूरे हाई पिच पर ले जाकर आंदोलन को ला दिया, लेकिन वहां से अब आंदोलन उसको और हाई पिच पर आप नहीं ले जा पाएंगे। इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये कमजोर होगा, और ये क्या है इसके साथ ही क्या है, इसके साथ ही इसके समाप्त होने की भी क्या है कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उस पर भी आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये जो बातें मैं कह रहा हूं इसके पीछे तर्क क्या है, क्योंकि खुद कई मीडिया में आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि किसान आंदोलन के सामने फिलहाल 4 चुनौतियां हैं। किसान आंदोलन के सामने एक तो किसानों के मुद्दों को लेकर समर्थन कर रहे तमाम जो धड़े हैं उनके बीच में एकजुटता, किसानों में जो युवा लोग हैं उनमें अनुशासन, सरकार पर दबाव बनाए रखने के संदर्भ में किसान आंदोलन ने जो एक पॉइंट जो है कि 45 घंटे आपने बात की, 11 राउंड आपने बात की, 20 संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई और 1.5 साल कानून के अमल को स्थगित करने के लिए तैयार हो गई, फिर भी आपने अपने गोल पोस्ट को चेंज नहीं किया। तो यहां पर क्या आप सरकार पर आप फिर दबाव, वार्ता के लिए सरकार को वार्ता के टेबल पर ला सकेंगे? और क्या एक चौथी चुनौती की, क्या आप किसान आंदोलन को मजबूत कर सकेंगे? तो एकजुटता, अनुशासन, सरकार पर दबाव बनाना, मजबूत करना, ये किसान आंदोलन की 4 चुनौतियां हैं। और ये चुनौती मैं कैसे कह रहा हूं कि एकजुटता की चुनौती है? आज के अखबारों को आप पढ़ेंगे तो 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर परेड में किसान आंदोलन के भीतर जो कुछ हुआ उसमें आप देखेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो आवाज है वो आवाज अलग है, किसान मजदूर संघर्ष समिति जो है वो अलग दिशा में उसकी आवाज आ रही है। और इसके साथ ही सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट से सहानुभूति रखने वाले, हमदर्दी रखने वाले दीप सिद्धू और लखा सिधाना जैसे लोगों की थोड़ी आवाज क्या है अलग है। और यहां यह कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चे की बात को किसान मजदूर संघर्ष समिति जो है और सिख फॉर जस्टिस के जो लोग हैं वो लोग नहीं मान रहे हैं। यहां तक कि सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली में है वहां पर जो सिख फॉर जस्टिस के लोग हैं उन्होंने
जब किसानों ने अपना मंच उन्हें इस्तेमाल नहीं करने दिया तो उन्होंने उस अपना एक अलग मंच बना लिया। दीप सिद्धू ने सिंगू बॉर्डर पर एक अलग मंच क्या है बना लिया था, जब किसानों ने उन्हें अपने मंच को यूज नहीं करने दिया। अब यहां पर अगर आप देखें तो एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसको लाल किले में जो कुछ भी कल हुआ, 26 जनवरी 2021 को जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर वो शर्मिंदा है। दूसरी तरफ किसान मजदूर संघर्ष समिति है, जो ये इसके लिए चिंतित तो रहा कि जो भटकाव है, जो कार्यक्रम को लेकर अंतर है, वो अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये लोग हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आपके कार्यक्रम ठीक नहीं हैं। मेरी बात सुनिए, आप जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को इस कार्यक्रम से नहीं हासिल कर सकते, हमारे कार्यक्रम को लेकर आइए। अब ये ठीक वही है जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में आजादी की बात तो सब कर रहे थे, लेकिन जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने आजादी की बात करने के संदर्भ में जो तरीका अपनाया और जो गर्मपंथियों ने अपनाया, जो नरमपंथियों ने अपनाया, वो तरीके क्या है अलग अलग थे। तो किसी भी आंदोलन में कार्यक्रम को लेकर कई बार जो ये मुद्दे आते हैं, वो मुद्दे भी हमें इस रोशनी के संदर्भ में क्या है देखने की। तो यहां पर किसान आंदोलन इस रूप में विभाजित हो चुका है, उसमें एकजुटता लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और ये आसान नहीं होगा। और इस एकजुटता को लाने में जो यूथ है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, वो बेचैन है। और अगर दुष्यंत के शब्दों का प्रयोग करते करूं कि मैं बेकरार हूं अपनी आवाज में असर के लिए, कौन कहता है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं अपनी आवाज में असर के लिए। तो जो यूथ है वो हमेशा की तरह क्या है, एक बेचैन पीढ़ी है और वो चेंज चाहता है, वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहता है। इस यूथ को डिसिप्लिन कर पाएंगे किसान मूवमेंट के लोग? मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कल की घटना से ये जो दिख रहा है ये बहुत मुश्किल है। वो यूथ जो है उनमें बहुत, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम ही ऐसे दिख रहे हैं जिनमें कोई वैचारिक गहराई हो, जो किसी मुद्दे की दूरवर्ती बातों को समझ पाते हैं। तो यहां पर अनुशासन का भी कहीं ना कहीं मुद्दा है। फिर आपने वार्ता में एक बहुत बड़ी डील, जिसको हम कहेंगे, आपको सरकार ने ऑफर किया कि 1.5 साल तक हम अमल नहीं करेंगे। आप जो है इस बात को मान जाइए, आपने अपने गोल पोस्ट से जरा भी हिलना मुनासिब नहीं समझा। तो यहां पर क्या है, सरकार पर अब बातचीत के लिए आपकी तरफ से प्रस्ताव आएगा, और आपकी तरफ से प्रस्ताव आएगा तो अब यहां पर जो गेंद है वो आपने सरकार के पाले में क्या है डाल दी। तो आप यहां पर सरकार पर दबाव कैसे बनाएंगे? और चौथी बात यह है कि आप अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे, क्योंकि आपके लक्ष्य भले ही 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के हों, लेकिन आपके कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं अंतर आ चुका है। कुछ लोगों को कानून व्यवस्था को हाथ में लेने पर कोई गुरेज नहीं है, और कुछ लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा क्या है मुद्दा है। तो किसान आंदोलन अपने उद्देश्यों के संदर्भ में, किसान आंदोलन अपने कार्यक्रम के संदर्भ में, किसान आंदोलन अपने स्वरूप के संदर्भ में, और किसान आंदोलन अपने नेतृत्व और नीतियों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो किसान आंदोलन में कुछ लोग किसानी के मुद्दे तक, 3 कृषि कानूनों तक सीमित रहने की बात करते हैं, लेकिन दीप सिद्धू की जो बात चौंकाने वाली है वो संघात्मक मुद्दे की भी बात क्या उठाते हैं। यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई किसानों की जो उपज है, किसानों की जो उपज की कीमत है और जो आवश्यक वस्तु है, इन सब को आप बाजार के भरोसे मत छोड़ो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर का इंबैलेंस है उसको ठीक करो। उद्देश्य को लेकर भी टकराव हैं, कार्यक्रम को लेकर भी टकराव है, मंजिलों को लेकर टकराव होगा तो रास्तों को लेकर भी टकराव होगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे लाल किला चलना है, मैं कह रहा हूं कि संसद घेराव करना है 1 फरवरी को। आप कह रहे हैं कि नहीं, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति आ जाएगी। हम लोग रिंग रोड पर ही जो पुलिस ने 37 शर्तों के तहत दिल्ली पुलिस ने दिया, वहां पर घूम लेते हैं। तो किसान आंदोलन के कार्यक्रम में भी क्या है, वास्तव में अंतर आ चुके हैं। किसान आंदोलन यहां पर भी बिखरा हुआ है।
किसान आंदोलन के स्वरूप को लेकर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जब निशान साहब को आप लहराएंगे तो यहां पर क्या है कि किसान आंदोलन का जो स्वरूप है वह स्वरूप क्या हो जाएगा, धार्मिक भी हो जाएगा। तो इसलिए किसान नेता कह रहे हैं कि भाई साहब ये रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, ये पीपुल्स मूवमेंट है, किसान मूवमेंट है, पीजेंट के इशू है। लेकिन यहां पर एक धारा है जो इसे रिलीजियस मूवमेंट के रूप में भी कह देख सकती है, और धार्मिक अलगाववाद और ये सब भारत को बहुत परेशान करने वाले सवाल रहे हैं। और इन सब के साथ ही किसान आंदोलन में कुछ लोग या ज्यादातर लोग लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को मनवाने में यकीन रखते हैं। कुछ लोगों को हिंसक तरीके अख्तियार करने पर भी कोई ऐतराज नहीं है। तो स्वरूप में भी क्या है दिक्कत है, स्वरूप में भी अंतर क्या है सामने आ गए हैं। और जब आपके उद्देश्यों पर, कार्यक्रमों पर आप में अंतर है तो नीतियों में भी अंतर आ जाएगा, और नेतृत्व को लेकर भी एक संघर्ष उत्पन्न होगा। और हमेशा जो फॉलोअर है वो बेचारा क्या करेगा, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए कि मैं उग्राहा साहब का सपोर्टर हूं तो मैं टिकैत साहब को नहीं सपोर्ट करूंगा। यहां पर इसका मतलब कि नेतृत्व नीतियों समर्थकों के संदर्भ में भी है। तो किसान आंदोलन अपने उद्देश्यों, कार्यक्रम, स्वरूप, नेतृत्व, नीतियों, इन सब के संदर्भ में एक बहुत बड़े क्या है चौराहे पर खड़ा है। सरकार को क्या करना चाहिए? क्या सरकार को इन सब बातों के संदर्भ में, कि सरकार को, कुछ लोगों का कहना है कि जितना पॉलिटिकल कैपिटल सरकार ने एग्रीकल्चर के इस रिफॉर्म पर इन्वेस्ट कर दिया है, सरकार इसको वापस नहीं लेना चाहिए, और ये कुछ परसेंट किसानों के लिए, बहुत बड़े किसानों के हितों के संदर्भ में कंप्रोमाइज क्या है नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को वापस ले लेना चाहिए, महामारी से जूझ रही दुनिया में कृषि सुधारों का सही वक्त नहीं है, सरकार को यह बात समझना चाहिए। और दूसरा तर्क ये कि संसद में बिना पर्याप्त बहस के जो कानून आपने पारित किया है उसको लेकर ही बहस सड़क पर हो रही है। अगर यह बहस संसद में हो जाती तो सबकी गरिमा क्या है बनी रहती। इस बात में भी क्या है कहीं ना कहीं पॉइंट है। और जो सरकार की सबसे बड़ी, सबसे केंद्रीय आलोचना है, वही आलोचना है कि सरकार ने इसे जल्दबाजी में क्या किया, पारित करा लिया। तो यहां पर इन लोगों, इनका भी अपना क्या है तर्क है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को बहुत बड़ा दिल क्या है दिखाना चाहिए। अब यहां पर यह देखने वाली बात है कि सरकार जो है पॉलिटिकल आउटकम के नफे नुकसान के आधार पर निर्णय लेगी, और सरकार को अगर यह लगेगा कि कोई भी इलेक्शन वो इसके वजह से डायरेक्टली हार सकती है, तो भारत जैसे देशों में या किसी भी लोकतांत्रिक देशों में सरकारें सुधारों को लेकर बैकफुट पर आ जाती हैं। ऐसा इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो यहां पर यह भी बात है। अब यहां पर क्या है कि आंदोलन क्या होगा अगर आंदोलन, अब एक और बात बताता हूं, इसे भविष्यवाणी मत समझिएगा, लेकिन एक अनुमान है। भारत में हर आंदोलन ने नेतृत्व की दिशाएं बदली हैं, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है कि आजादी के आंदोलन के बाद शायद ही किसी आंदोलन ने राजनीतिक नेता दिए हों जो केंद्र स्तर की राजनीति में सीधे क्या है प्रोजेक्ट हो जाएं। इसलिए किसान आंदोलन में ऐसी ताकत नहीं है कि वह केंद्र स्तर पर किसी बहुत बड़े नेतृत्व या नेतृत्व संरचना में अंतर की तरफ ले जाए। लेकिन कैप्टन साहब के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि इस किसान आंदोलन में कई ऐसे लीडरान सामने आ रहे हैं जो कैप्टन साहब के लिए क्या है चैलेंज होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कम से कम, लोकपाल आंदोलन ने कम से कम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खड़ा कर दिया। जेपी के आंदोलन ने समाजवादियों को खड़ा कर दिया। कई समाजवादी, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हों, लालू प्रसाद यादव जी रहे हों, मुलायम सिंह यादव रहे हों, जो समाजवादी जनता दल जो पूरा परिवार रहा है, तो राष्ट्र क्षेत्रीय स्तर पर एक नया नेतृत्व उभरेगा। और इसमें कल की घटनाक्रम से ये लग रहा है कि अगर ये आंदोलन मजबूत होगा, ये पंजाब में तो अब मजबूत होगा ही होगा, पंजाब में ये इशू रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर कैप्टन साहब के संदर्भ में ये चीजें हैं। सेंट्रल और बीजेपी रूल्ड स्टेट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो
यहां पर इस आंदोलन के मजबूत होने पर एक बहुत ही चुना हुआ कार्ड खेला जाएगा पोलराइजेशन का, बड़े किसान छोटे किसान का, ये हो सकता है। और भविष्य में कोई भी बाजार पोषित जो कृषि सुधार है उसको करने में कोई भी सरकार 20 दफा क्या सोचेगी, अगर ये आंदोलन मजबूत होता है। और अगर ये आंदोलन कमजोर होगा तो पंजाब इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पंजाब की जो चुनौतियां हैं वो अलगाववाद से जुड़ी हुई हैं, इकोनॉमी कोरोना की वजह से सब जगह की चौपट है। पंजाब उग्रवाद से बाहर निकलने के बाद वहाँ इंडस्ट्री कभी भी री इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, तो जो कुछ भी है उनके एग्रीकल्चर में ही है और उनके एनआरआईज के पास है जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी के तहत पैसा भेजते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं, इस दोनों चीज़ों को अगर जोड़ें तो यहाँ इसका ये क्या है असर होगा। जो बच्चे यूपीपीसीएस के इंटरव्यू को दे रहे हैं इनमें से पॉइंट्स को तैयार कर ले, उनकी परीक्षा में ये सवाल निश्चित रूप से उनके इंटरव्यू में कल जो शुरू हो रहा है उसमें पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।